हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। हम लोग यूरोप अध्याय 2 को डिस्कस कर रहे हैं। यूरोप में आज का जो सेशन है स्विट्जरलैंड से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो अगर बात करें स्विट्जरलैंड के बारे में तो यूरोप के पश्चिमी भाग में स्थित स्विट्जरलैंड एक स्थल आबद्ध देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 41,293 वर्ग किलोमीटर है। यह पश्चिम में फ्रांस, उत्तर में जर्मनी, पूर्व में ऑस्ट्रिया तथा लिechtenstein और दक्षिण में इटली तथा इसके चारों ओर जो है आल्प्स पर्वतमाला फैला हुआ है। स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य ग्रेट सेंट बर्नार्ड दरा मार्ग जो है प्रदान करता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, परंतु यूरोपीय समुदाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की अनेक संस्थाओं का यह सदस्य है। अगर बात करें तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में किस किस का मुख्यालय स्थित है। तो स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का, विश्व स्वास्थ्य संगठन और रेड क्रॉस का मुख्यालय स्थित है। याद रखिएगा। ठीक है। धरातल, ऊंचावच एवं भू आकृति के आधार पर स्विट्जरलैंड को 3 विशिष्ट प्रदेशों में बांटा जा सकता है। तो स्विट्जरलैंड का भू आकृति जो विभाजन है आल्प्स, मध्यवर्ती भूमि और जूरा पर्वत, 3 वर्गों में इसे विभाजित किया गया है। आल्प्स श्रेणियां जेनेवा झील के दक्षिण में फ्रांस के सीमा से स्विट्जरलैंड के दक्षिणी भाग को विकर्ण रूप से जो है विस्तृत है। ठीक है। मोंटेरोजा में स्थित डिफोर्सिपिड्स, याद रखिएगा, मोंटेरोजा में स्थित डिफोर्सिपिड्स यानी यह जो है ये यहां का सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई 4,634 मीटर है। डोम और मैटरहॉर्न यहां अन्य ऊंचे शिखर है। इसका मध्यवर्ती भाग जेनेवा झील से कॉन्स्टेंस झील तक जो है विस्तृत प्रदेश है, फैला हुआ ये एरिया है, जिसकी रचना आल्प्स की नदियों के द्वारा निक्षेपित अवसादों से हुई है। इस प्रदेश में राइन नदी की सहायक नदियां बहती हैं। राइन नदी स्विट्जरलैंड की उत्तरी सीमा का यह निर्धारण करती है। देश का अधिकांश नगर और जनसंख्या राइन तथा मध्यवर्ती भूमि की नदी घाटियों में संकेंद्रित है। यानी इस देश की अधिकतर नगर या अधिकतर जनसंख्या जो है राइन और मध्यवर्ती भूमि नदी घाटियों में फैला हुआ है। आल्प्स पर्वत के उत्तरी मोड़ पर जूरा पर्वत स्थित है, जो फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड के सीमा पर, विशेषतः अगर बात करें तो बेसल के दक्षिण में यह पर्वत पठार का रूप ले लेता है। स्विट्जरलैंड की जलवायु पर इसकी भू आकृति का प्रभाव पड़ता है। जूरा पर्वत, मध्यवर्ती आल्प्स तथा वालेस आल्प्स स्विट्जरलैंड के मतलब की अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड के आर्द्रतम भाग है। तो स्विट्जरलैंड की जलवायु पर इसकी भू आकृति का प्रभाव पड़ता है। जूरा पर्वत, मध्यवर्ती आल्प्स तथा वालेस आल्प्स स्विट्जरलैंड के आर्द्रता जो है या आर्द्रतम का ये भाग है। देश का लगभग 25% क्षेत्र वनों से आच्छादित है, वन फैले हुए हैं। इसके बाद अगर बात करें तो मध्यवर्ती भूमि और आल्प्स की निचली घाटियों में बीच यानी जो समुद्र एरियाज हैं तो बीच तथा पर्णपाती ओक वृक्षों की प्रधानता है। अधिक ऊंचाई पर कोणधारी वन पाए जाते हैं, जिसमें स्प्रूस और फर मिलते हैं। ठीक है। शुष्क दक्षिणी तथा पूर्वी आल्प्स के आंतरिक भागों में पाइन तथा लार्च की प्रधानता है। देश की लगभग 2/3 जनसंख्या देखिए ये पाइन और लार्च क्या है इसको भी ध्यान रखिएगा। ये मतलब कि ये वन में पाए जाने वाले पेड़ हैं, पाइन, लार्च, तो इसको याद रखिएगा, ये वन के प्रकार हैं। देश की लगभग अगर बात करें तो 2/3 जनसंख्या पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय में लगी हुई है। स्विट्जरलैंड में प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है, इसके बावजूद भी यह विश्व के अत्यधिक औद्योगिकृत देशों में सम्मिलित है। ठीक है। स्विट्जरलैंड उत्तम किस्म की यानी अच्छे क्वालिटी की घड़ियों के निर्माण के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश को यूरोप का खेल का मैदान यानी प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप भी कहा जाता है। तो स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। देखिए स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। ठीक है। ज्यूरिख
यहाँ की जो ज्यूरिख नगर है बृहत्तम नगर है। बेसल और जिनेवा यहाँ के अन्य प्रमुख नगर हैं। निचले देश के बारे में यानी लो कंट्री जो है इनके बारे में अगर बात करें तो नीदरलैंड्स, बेल्जियम और लग्जमबर्ग है। तो ये लो कंट्रीज हैं, निचले देश हैं। ठीक है, अगर बात करें तो सबसे पहले नीदरलैंड के बारे में, तो नीदरलैंड यह पश्चिमी यूरोप का एक औद्योगिकृत देश है जो हॉलैंड के नाम से प्रसिद्ध रहा है। नीदरलैंड के अंतर्गत नीदरलैंड एवं एंटीलेस सम्मिलित है। एंटीलेस उत्तरी सागर में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग अगर बात करें तो 41,160 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 1992 में नीदरलैंड्स यूरोपीय संघ का सदस्य बना। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, लेकिन सरकारी गद्दी हेग में है। तो याद रखिएगा, नीदरलैंड का उत्तर पश्चिमी भाग समुद्र तल से मात्र 1 मीटर ऊंचा है, लेकिन दक्षिणी और पूर्वी का जो भाग है वो उच्च है, जिसकी ऊंचाई 321 मीटर है। देश की सबसे निम्न भूमि समुद्र तल से 6.7 मीटर नीची है। उच्चतम बिंदु अगर बात करें तो माउंट वाल्सेरबर्ग जो है, जिसकी ऊंचाई 321 मीटर है। तो उच्चतम बिंदु कौन सा है यहां की, तो माउंट वाल्सेरबर्ग। देखिए, इसने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। इस प्रकार से प्राप्त भूमि को पोल्डर कहते हैं। नीदरलैंड्स की प्राकृतिक तट रेखा का परिवर्तन तथा भूमि का उद्धार जो है इंजीनियरिंग के उत्कृष्ट उदाहरण है। राइन, मास तथा सेल्डे नदियों का विशाल संयुक्त डेल्टा हजारों वर्षों से जलमग्न होता रहा है। अब यहाँ एक आर्द्र भूमि स्थित है जो डी बाइस बॉस राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। यह ठंडी अगर बात करें तो यहाँ ठंडी मतलब कि जो ठंडी कह सकते हैं, शीतोष्ण सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो ठंडी मौसम यहाँ पे रहता है, शीतोष्ण सागरीय जलवायु पाया जाता है। तटीय भागों में औसत शीतकालीन तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्रीष्म काल में अगर बात करें यानी गर्म के मौसम में अगर बात करें तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। आंतरिक भागों में तापमान अधिक रहता है। यहाँ वर्ष भर चक्रवातों से वर्षा प्राप्त होती है। जनवरी फरवरी में हिमपात होता है, स्नोफॉल होता है। नीदरलैंड में वनों का अभाव है। देश की 10% श्रम शक्ति पशुपालन और मत्स्य उत्पादन में लगी हुई है। जीलैंड द्वीप पर गेहूं, चुकंदर, चारा, ठीक है, सब्जियां, ये सभी उगाए जाते हैं। यहाँ दुधारू मवेशी पाले जाते हैं। दूध देने वाले जो जानवर हैं ये पाले जाते हैं। यहाँ पर कांच घरों में सब्जियों का उत्पादन यानी जो ग्रीन हाउस होता है, यहाँ पर ग्रीन हाउस में जो सब्जियों का उत्पादन होता है ज्यादा किया जाता है। दक्षिण पश्चिम में फूलों की व्यापारिक खेती प्रचलित है, फ्लोरिकल्चर जिसे बोलते हैं। यहाँ ट्यूलिप के फूलों की खेती काफी विख्यात है। यहाँ अगर बात करें तो पवन ऊर्जा का पर्याप्त विकास किया गया है। खनिज तथा ऊर्जा संसाधनों का अभाव होने पर भी नीदरलैंड एक औद्योगिक देश के रूप में उभरा। इसका श्रेय व्यस्तम यानी बीजी कह सकते हैं, व्यस्तम समुद्री मार्ग पर देश की भौगोलिक अवस्थिति को जाता है। नीदरलैंड यूरोप का सबसे सघन बसावट वाला देश है, कंट्री है। यहाँ सीमित भूमि संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव अधिक होने के कारण जनाधिक्य की समस्या है। भूमि कम है लेकिन जनसंख्या काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन प्रेशर जो है काफी ज्यादा है। यहाँ की ये समस्या है, याद रखिएगा। देखिए, एम्स्टर्डम देश की राजधानी तथा बृहत नगर है और रॉटरडम विश्व के विशालतम बंदरगाहों में से एक है, जो नीदरलैंड और जर्मनी का यह संयुक्त बंदरगाह है। इसे यूरोपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बेल्जियम। बेल्जियम के बारे में अगर बात करें तो बेल्जियम एक छोटा किंतु सघन आबादी वाला देश है। छोटा है लेकिन यहां पर जनसंख्या काफी ज्यादा है, जो उत्तरी सागर के तट पर स्थित है। बेल्जियम की अगर बात करें तो कुल एरिया लगभग कितनी है, 30,688 वर्ग किलोमीटर। इसके पश्चिम तथा दक्षिण में फ्रांस, दक्षिण पूर्व में लग्जमबर्ग और पूर्व में जर्मनी तथा उत्तर में नीदरलैंड स्थित है। इसका नामकरण गौलिक प्रजाति बेल्जे के नाम पर हुआ है और इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। यह एक समतल धरातल तथा निम्न पठार का देश है। इसका ढलान पश्चिम से पूरब की ओर है, जिसका सबसे ऊंचा स्थान सिग्नल दी
मतलब कि सिग्नल दी बोट्रांग है। इसकी जो मतलब कि कह सकते हैं ऊंचाई 694 मीटर है। भू आकृति के आधार पर बेल्जियम को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये जो 3 भाग हैं, पहला है उत्तरी बेल्जियम का निचला मैदान यानी समुद्र तल से 50 मीटर से भी कम ऊंचा। दूसरा है मध्य बेल्जियम यानी समुद्र तल से 50 से 200 मीटर इसकी ऊंचाई है। और उत्तरी बेल्जियम जो है समुद्र तल से 700 मीटर ऊंचा। देश की 2 बड़ी नदियां सैल्ट और म्यूज है। सैल्ट और म्यूज है, याद रखिएगा। इसमें से सैल्ट नदी फ्रांस से निकलती है, जिसके लगभग 193 किलोमीटर की लंबाई में नौ परिवहन किया जा सकता है। तो सैल्ट जो नदी है ये कहां से निकलती है? फ्रांस से। और इस नदी में 193 किलोमीटर की कुल लंबाई में नौ परिवहन किया जा सकता है। म्यूज नदी बेल्जियम और नीदरलैंड की सीमा बनाती है। बेल्जियम की जलवायु जो है वो कैसा है? तो सागरीय तुल्य है, यानी पश्चिमी यूरोप तुल्य है। आर्डेनिज पठार, याद रखिएगा, आर्डेनिज पठार पर महाद्वीपीय जलवायु मिलती है। मैदानी भाग में शीत ऋतु में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्रीष्म ऋतु में 18 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान रहता है। तटीय भागों में 65 सेंटीमीटर तथा आर्डेनिज पठार पर 125 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। देश के 45% क्षेत्र पर कृषि होती है। कृषिगत भूमि के 48% क्षेत्र पर चारागाह तथा चारा फसलें और 25% पर खाद्यान्न और 10% पर जड़दार फसलें, जिनमें जड़ ज्यादा होते हैं, जड़दार फसलें, और 9% पर जो है औद्योगिक फसलें तथा शेष भूमि पर सब्जियां उगाई जाती हैं। यहाँ उत्तरी मैदान में सघन कृषि और वैज्ञानिक पशुपालन प्रचलित है, यानी सूअर व मवेशी, यहाँ पे ये इनका पालन जो है काफी प्रचलित है। बेल्जियम की एकमात्र खनिज संपदा कोयला है, जो याद रखिएगा साम्र मयूज घाटी तथा कैंपाइन क्षेत्र में मिलता है। मौन क्षेत्र में बिटुमिनस चार्लेरोई, अगर बात करें तो मौन क्षेत्र में बिटुमिनस चार्लेरोई में कोकिंग कोयला और लीजे क्षेत्र में एंथ्रेसाइट कोयला की प्राप्ति होती है। इसके बाद अगर बात करें तो याद रखिएगा बेल्जियम में जनसंख्या का वितरण बहुत ही विषम है, असामान्य है। आर्डेनिज पठार विरल आबादी वाला क्षेत्र है, जबकि साम्र म्यूज घाटी तथा फ्लैंडर्स प्रदेश घने आबादी वाले क्षेत्र हैं। ब्रुसेल्स देश की राजधानी है, औद्योगिक नगर तथा व्यापारिक केंद्र भी है। उत्तरी सागर के तट पर अवस्थित एंटवर्प प्रमुख पतन है, यूरोप का यह तृतीय पतन है, जो विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र है। यहाँ 75% जनसंख्या रोमन कैथोलिक और 17% अनिश्वरवादी है। ठीक है, अनिश्वरवादी। लग्जमबर्ग के बारे में अगर बात करें तो लग्जमबर्ग बेनेलक्स देशों में सबसे छोटा है। लग्जमबर्ग बेनेलक्स देशों में सबसे छोटा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2586 वर्ग किलोमीटर है। यह यूरोप का सबसे छोटा कंट्री में से एक है, जो एक लैंडलॉक कंट्री है। इस देश की सीमाएं उत्तर में बेल्जियम, पूर्व में जर्मनी और दक्षिण में फ्रांस से मिलती है। इस देश की राजधानी जो है, कैपिटल जो है, लग्जमबर्ग नगर है। इसकी पूर्वी सीमा पर स्थित 3 नदियां हैं, आवर, सूरे और मोजले। इसे जर्मनी से जो है मतलब कि पृथक करती हैं। तो इसके पूर्वी सीमा पर 3 नदियां हैं, आवर, सूरे तथा मोजले, और इसे जर्मनी से ये पृथक करती हैं। पूर्व में लग्जमबर्ग पर ऑस्ट्रिया, स्पेन, फ्रांस और नीदरलैंड्स का अधिकार रहा है। 1830 में लग्जमबर्ग के कुछ भाग पर बेल्जियम ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और 1980 में नीदरलैंड से ये अलग हुआ। दोनों विश्व युद्ध के दौरान इस पर जर्मनी का जो है मतलब कि नियंत्रण हो गया। तो दोनों विश्व युद्ध के दौरान इस पर क्या हुआ? जर्मनी ने नियंत्रण कर लिया। 1991 में यह यूरोपीय संघ का सदस्य बना और वर्तमान में यहां संवैधानिक राजतंत्र स्थापित है। लग्जमबर्ग का उत्तरी भाग ओस्लिंग कहलाता है। ओस्लिंग जो देश के 1/3 भूभाग पर विस्तृत है, फैला हुआ है। यह सघन वनाच्छादित आर्डेनिज पर्वत श्रेणी का भाग है, जो अनेक नदी घाटियों के द्वारा विच्छेदित है। इसके विपरीत अगर बात करें तो देखिए, दक्षिण में स्थित 2/3 भाग जूटलैंड या बॉन पेज कहलाता है, जो लॉरेन पठार का भाग है। यह उर्वर मैदानी तथा लहरदार पहाड़ियों से आवृत प्रदेश है। लैस मतलब कि यहाँ पे उर्वर मैदानी और लहरदार पहाड़ियां मिलते हैं। साथ ही यह एक कृषि प्रधान क्षेत्र भी है।
पठारी भाग पर दुग्ध व्यवसाय और मैदानी भाग में पशुचारण सहित कृषि प्रचलित है। यहाँ पर गेहूं, मक्का, आलू, चुकंदर मतलब कि प्रमुख फसलें यहाँ की, यहाँ पे ये सभी जो है इनकी मतलब कि इन फसलों को उगाया जाता है। मोजले घाटी में अंगूर की खेती होती है, मोजले घाटी में। इसके बाद स्कैंडिनेवियाई जो देश हैं इसके बारे में अगर बात करें तो स्कैंडिनेवियाई देशों के अंतर्गत नॉर्वे, स्वीडन, देखिए स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप पर स्थित है। इसके साथ ही डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड को भी शामिल किया जाता। तो याद रखिएगा स्कैंडिनेवियाई देशों के अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं? नॉर्वे, स्वीडन, इसके साथ साथ डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, ये सभी जो है स्कैंडिनेवियाई देशों के अंतर्गत आते हैं। इन सभी देशों को सामूहिक रूप से नॉर्डिक देश या नॉर्डर्न भी कहा जाता है। देखिए स्कैंडिनेवियाई देश में जो शामिल हैं, डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है और आइसलैंड है। इन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेनमार्क के बारे में अगर बात करें तो स्कैंडिनेवियाई देशों में डेनमार्क सबसे छोटा तथा सबसे दक्षिण में स्थित देश है, याद रखिएगा। इसका कुल अगर बात करें तो कुल एरिया कितना है? 43,070 वर्ग किलोमीटर। और जो डेनमार्क है, डेनमार्क पश्चिम में उत्तरी सागर और पूर्व में बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। इसके पश्चिम में उत्तरी सागर और उत्तर में इसे नॉर्वे से पृथक करते हुए, याद रखिएगा, एस्केगराक जल संधि जो है तथा पूर्व में स्वीडन से पृथक करते हुए केटेगट जल संधि स्थित है। तो एस्केगराक जल संधि, ठीक है, मतलब कि इसके पश्चिम में उत्तरी सागर और उत्तर में इसे नॉर्वे से पृथक करने वाला जो जल संधि है वो है एस्केगराक, और उत्तर पूर्व में स्वीडन से अलग करने वाला जो जल संधि है वह है केटेगट जल संधि। डेनमार्क का अधिकांश भाग जटलैंड, याद रखिएगा, जटलैंड प्रायद्वीप से निर्मित है, जो इसके लगभग 70% भाग को ये कवर किए हुए हैं। डेनमार्क का कोई भी भाग समुद्र तट से 52 किलोमीटर से अधिक दूरी पर नहीं है। इस देश के पूर्व में बाल्टिक सागर में जीलैंड, फूनन, बोर्नहोम तथा 480 छोटे द्वीप समूह जो है मतलब कि स्थित है या शामिल है। इन द्वीपों में जीलैंड विशालतम द्वीप है, जहां डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन स्थित है। कोपेनहेगन उत्तरी यूरोप का सबसे बड़ा नगर है, जो एक प्राकृतिक बंदरगाह एवं औद्योगिक नगर भी है। जीलैंड द्वीप को बाल्टिक सागर के कुंजी के रूप में जाना जाता है। ग्रीनलैंड तथा फैरो द्वीप समूह 14वीं शताब्दी से ही डेनमार्क के अधीन है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड, मतलब कि ग्रीनलैंड है, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा। और जबकि भौगोलिक दृष्टि से अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, जो राजनीतिक दृष्टि से यूरोप में, जबकि भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये स्थित है। डेनमार्क का लगभग 75% से भी अधिक भाग समुद्र तल से 100 मीटर नीचे है। जो इसकी भूमि है 75% जो है समुद्र तल से 100 मीटर नीचा है। इसका सबसे ऊंचा भाग डिंग सोवो समुद्र तल से 173 मीटर ऊंचा है। तो इसका सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? डिंग सोवो। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 173 मीटर है। हिमच्छादन से प्रभावित इस देश में बहुत सी छोटी नदियां तथा झीलें हैं। देश की सबसे बड़ी नदी गुडिन या गुडीना, मतलब कि देश की सबसे बड़ी नदी जो है गुडीना जटलैंड में प्रवाहित होती है, जिसकी कुल लंबाई 176 किलोमीटर है। उत्तरी जीलैंड में स्थित अरिसो देश की सबसे बड़ी झील है। डेनमार्क हिमोडो से निर्मित और क्षिप मैदान है। भौतिक दृष्टि से इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला पश्चिमी जटलैंड, जो हिमोड बालू और बजरी से बना हुआ है। यहाँ कम ऊंची पहाड़ियां जो है, यानी कम ऊंचाई की पहाड़ियां स्थित हैं। दूसरी है पूर्वी जटलैंड, जहां उर्वर मिट्टियां पाई जाती हैं तथा इसके तट पर फियोर्ड मिलते हैं। डेनमार्क की जलवायु सागरीय शीतोष्ण है, जिस पर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह यानी गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा का परिवर्तित रूप है। तो याद रखिएगा, अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इसके जलवायु पर। और यहाँ शीतकाल ठंडा मेघाच्छादित और ग्रीष्मकाल कोष एवं धूप युक्त होता है। कोपेनहेगन में शीतकालीन औसत तापमान 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है।
यहाँ सागर की लहरों के द्वारा निर्मित रेत के जो टीले हैं, तो याद रखिएगा, लहरों के द्वारा, सागर की लहरों के द्वारा निर्मित रेत के टीले तथा हिम नदियों के द्वारा निर्मित मोरेन मिट्टी पाई जाती है। और देश का जो पूर्वी भाग है ये अधिक उपजाऊ भूमि है, ये पूर्वी भाग जो है अधिक उपजाऊ है, जिस पर सघन कृषि की जाती है। डेनमार्क के लगभग 60% क्षेत्र पर कृषि की जाती है, लेकिन देश का केवल 5% श्रम शक्ति ही कृषि में लगी हुई है। यहाँ की प्रमुख जो फसल है जौ है, जो कुल बोए गए क्षेत्र के 50% पर उगाई जाती है। डेनमार्क में पशुपालन और मत्स्य उत्पादन प्रमुख व्यवसाय है। पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसाय उन्नत है। डेनमार्क विश्व में डेयरी उत्पाद उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ कृषि, पशु तथा मत्स्य संसाधनों पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है अधिक प्रचलित है, जो रोजगार के प्रधान स्रोत है। डेनमार्क में खनिज संसाधनों का अभाव है, परंतु चूना पत्थर, बजरी, रेत, नमक आदि यहाँ के मुख्य खनिज है। उत्तरी सागर का वह भाग जहां से डेनमार्क पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकलता है डैनफील्ड कहलाता है। खाद्य सामग्री तैयार करना डेनमार्क का मुख्य उद्योग है, जिसमें देश की लगभग 20% जनसंख्या संलग्न है। दूध, दही, मक्खन, पनीर, गोश्त, बियर और कृषि यंत्र यहाँ की मुख्य उत्पादन वस्तुएं हैं। इसके बाद अगर बात करें तो फिनलैंड, तो देखिए फिनलैंड यूरोप महाद्वीप में, यानी नॉर्वे की एक छोटे भाग को छोड़ दिया जाए तो यूरोप महाद्वीप में फिनलैंड सबसे उत्तर में स्थित देश है, जिसका कुल एरिया लगभग 3,38,145 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टि से यह यूरोप का 5वां सबसे बड़ा कंट्री है। देश का लगभग 1/3 भाग आर्कटिक वृत्त के उत्तर में स्थित है। इसके पश्चिम में अगर बात करें तो स्वीडन व बोथनिया की खाड़ी, उत्तर में नॉर्वे, पूर्व में रूसी संघ तथा दक्षिण में फिनलैंड की खाड़ी स्थित है। बाल्टिक सागर का पूर्वी भाग इसे एस्टोनिया से पृथक करता है, अलग करता है। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन तथा फिनलैंड के बीच स्थित है। देश की राजधानी हेलसिंकी, आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक, अगर बात करें तो रेकजाविक को छोड़कर यूरोप महाद्वीप में सबसे उत्तरी अक्षांश पर यह स्थित नगर है। देखिए फिनलैंड का धरातल अत्यधिक विषम है, ठीक है, उबड़ खाबड़ है, यानी अनुकूल दशाएं नहीं है। अधिकांश भूभाग पर चौरस ग्रेनाइट शैलें विस्तृत हैं, जो व्यापक हिमस्खलन से प्रभावित होते हैं तथा कोणधारी वनों से यह ढका हुआ भूमि है। भू आकृतिक के आधार पर फिनलैंड को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो फिनलैंड का भू आकृतिक विभाजन जो है 3 रूपों में किया गया है: तटीय मैदान, झीलों का प्रदेश और उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। देश के उत्तरी भाग में प्राचीन अपरदित पर्वत श्रेणियां अवशिष्ट रूप में स्थित हैं। ये कुछ स्थानों पे 1000 मीटर से अधिक ऊंची है, परंतु इसका सबसे ऊंचा पर्वत उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित हाल्टी है, याद रखिएगा, और इसकी ऊंचाई 1328 मीटर है। यहाँ छोटी बड़ी हजारों झीलें और दलदले पाए जाते हैं, इसीलिए इसे अगर बात करें तो याद रखिए फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। फिनलैंड में 60,000 से भी अधिक पर्याप्त बड़ी झीलें हैं, जो मुख्यतः दक्षिणी भाग में मिलती हैं। यहाँ पर असंख्य छोटी झीलें हैं, मतलब छोटे छोटे झील काफी ज्यादा हैं, इसलिए फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। यहाँ की नदी छोटी और कम गहरी होती है। फिनलैंड की जलवायु पर सागर एवं महाद्वीपीय स्थिति का प्रभाव पड़ता है। पश्चिम से पूरब की ओर जाते हुए जलवायु अधिक महाद्वीपीय होती जाती है और फिनलैंड का 60% भू क्षेत्र वनाच्छादित है, वनों से घिरा हुआ है, जिनमें पाइन, बर्च और स्प्रूस वृक्षों की प्रधानता है। फिनलैंड में तांबा, निकेल, लौह अयस्क, जस्ता, सीसा, क्रोमियम, पैराइट आदि खनिज पाए जाते हैं। परमाणु संयंत्र से ऊर्जा यानी विद्युत बनाई जाती है। फिनलैंड की जनसंख्या में फिन तथा पूर्वी बाल्टिक निर्जातीय या नार्डिक प्रजाति के लोगों का मिश्रण पाया जाता है, और इसके अतिरिक्त जिप्सी, यहूदी, मुस्लिम लोग भी यहाँ पर जो है निवास करते हैं। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या फिनिश भाषा बोलते हैं या बोलती हैं। स्वीडन के बारे में अगर बात करें तो क्षेत्रफल के दृष्टि से स्वीडन यूरोप का 4था विशालतम देश है। इसका कुल एरिया 4,49,964 वर्ग किलोमीटर है। यह नार्डिक देशों यानी डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन में से सबसे बड़ा देश है। तो ये नार्डिक देशों में सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा कंट्री है। इसके पश्चिम में नॉर्वे, पूर्व में बोथनिया की खाड़ी, दक्षिण में बाल्टिक सागर स्थित है।
केटेगट जल संधि के द्वारा यह डेनमार्क से पृथक होता है। स्वीडन के दक्षिण पूर्वी छोर पर बाल्टिक सागर में गॉटलैंड तथा ओलैंड द्वीप सहित अनेक द्वीप स्थित हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो 1960 और 70 के दशक में, कब 1960-70 के दशक में प्रारंभ में स्वीडन ने कल्याणकारी राज की स्थापना की। यह विश्व का प्रथम कल्याणकारी राज है। स्वीडन में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित है। स्वीडन का उत्तर पूर्वी भाग निम्न पठारी है जो बोथनिया की खाड़ी के सहारे विस्तृत तटीय मैदानों में विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन नॉर्वे की सीमा पर जोलेम पर्वतों के रूप में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। यह पर्वत विश्व की प्राचीनतम श्रेणियों में से एक है। इनका सर्वोच्च शिखर माउंट केपबने, याद रखिएगा, माउंट के बने हैं। इस चोटी को केबने कैसे के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्वतीय क्षेत्र में देश की 95,000 झीलों में से जो अधिकांश झीलें स्थित हैं। ये झीलें स्वीडन की जल विद्युत शक्ति का स्रोत हैं। मध्यवर्ती स्वीडन एक निम्न भूमि है जो पूर्व में स्टॉकहोम से लेकर दक्षिण पश्चिम में गोटेवर्ग तक फैला हुआ है। यहाँ पर 4 बड़ी झीलें जो बोथनिया के जल संयोजित अवशेष हैं स्थित हैं। इन झीलों की समीपवर्ती उर्वर भूमि स्वीडन का प्रमुख कृषि उत्पादक तथा सघन प्रदेश है। स्वीडन की प्रमुख नदियां उत्तर पश्चिमी पर्वत श्रेणियों से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बोथनिया की खाड़ी और बाल्टिक सागर में जाकर गिरती हैं। यहाँ 3 प्रमुख अपवाह बेसिन गोटाल्व, मुनियोटोर्ने और एंगरमेन नदियों में है। मतलब कि ये जो 3 प्रमुख अपवाह बेसिन है कौन कौन से हैं? गोटाल्व, मुनियोटोर्ने और एंगरमेन नदियों के हैं। लगभग अगर बात करें तो 1 लाख झीलें जो है देश के लगभग 9% क्षेत्र पर स्थित है, जिनमें वोरनेन, अगर बात करें तो विटर्न, वार्नेन, जालमरेन और मालारेन विशालतम है। स्वीडन में 115 किलोमीटर लंबा गोटा नहर वेटर्न झील को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। स्वीडन की जलवायु पर ऊंचावच और गर्म उत्तरी अटलांटिक प्रभाव का मतलब कि कह सकते प्रवाह का प्रभाव रहता है। तटीय भागों में शीतोष्ण सागरीय और आंतरिक भागों में महाद्वीपीय जलवायु मिलती है। दक्षिण में स्थित स्टॉकहोम का औसत तापमान जनवरी में अगर बात करें तो 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि उत्तर में स्थित जोकमोक का तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड जो है मतलब कि दर्ज होता है माइनस। औसत वार्षिक वर्षा पश्चिमी पर्वतों पर 90 सेंटीमीटर और पूर्व में 45 सेंटीमीटर होती है। स्वीडन का 55% क्षेत्र वनाच्छादित है। यहाँ सघन पर्णपाती तथा शकुनधारी वृक्ष उगते हैं, जिनमें से स्प्रूस, पाइन, बर्च प्रमुख वृक्षों की प्रजातियां हैं। स्वीडन में लॉयस्क यूरेनियम के विशाल भंडार स्थित है। लॉयस्क के बृहत्तम भंडार उत्तरी ध्रुव वृत्त के उत्तर में गैलीवियर, मेल्मबर्गेट तथा किरूना और दक्षिण में अगर बात करें तो याद रखिएगा दक्षिण में बर्गसलेजेन, मालारेन झील के उत्तर में स्थित है, यहां पर मिलते हैं। तो याद रखिएगा जो लॉयस्क के बृहत भंडार है उत्तरी ध्रुव वृत्त के उत्तर में गैलीवियर, मेल्मबर्गेट तथा किरूना में तथा दक्षिण में बर्गसलेजेन में मिलते हैं। ये कहां पर है? मालारेन झील के उत्तर में है। यहां कोयले और पेट्रोलियम की कमी है। अन्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, सीसा, तांबा, चांदी और आर्सेनिक प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए कृषि, खाद्यान्नों तथा दुग्ध उत्पादों में स्वीडन जो है आत्मनिर्भर है। क्या है? आत्मनिर्भर है। और यहां खाद्यान्न, सब्जियां, चारा, जो चारा फसल है ये सभी उगाए जाते हैं। डेयरी फार्मिंग व्यापक रूप से प्रचलित है। अनुर्वर यानी मतलब कि उपजाऊ नहीं, अनउपजाऊ मिट्टियों के कारण देश में केवल 10% क्षेत्र पर कृषि की जाती है। तो यहाँ की मिट्टी जो है अनुपजाऊ है, जो अत्यधिक यंत्रीकृत है। जौ, जई, गेहूं, राई, चुकंदर, आलू यहाँ की प्रमुख फसल है। देश के उत्तरी भाग के सामी लोगों को छोड़कर स्वीडन में प्रजातीय तथा सांस्कृतिक समरूपता मिलती है। यहाँ लूथेरियन, ईसाई, रोमन कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, बैप्टिस्ट, मुस्लिम, यहूदी, बौद्ध आदि जनसंख्या जो है निवास करती है। अर्लांडा स्टॉकहोम में लैंडवैटर तथा अस्टुरूप अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो अर्लांडा जो है स्टॉकहोम में है, लैंडवैटर गोटेबार्ग में है और अस्टुरूप माल्मो में है। ये सभी क्या है? हवाई अड्डे हैं।
स्टॉकहोम, गोटेबोर्ग तथा माल्मो स्वीडन के प्रमुख पत्तन भी हैं। इसके बाद देखिए हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में नॉर्वे से जो है कवर करेंगे। तो आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आप जो है जो नॉर्वे है, नॉर्वे के बाद आइसलैंड है, लाटविया है, लिथुआनिया है, पुर्तगाल है, स्पेन है, यानी कुछ कंट्री बचे हुए हैं यूरोप की। तो यूरोप की जितने भी अभी कंट्री बच रहे हैं आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा, उसके लोकेशन को आप देख लीजिएगा। बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जो है पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाना होगा, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।